नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी जो पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो भी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट जो भी हैं वो भी वीडियो को उतना ही प्यार दीजिए। हम मेहनत करेंगे आपके लिए। आपका बस एक काम है, हमारे चैनल का नाम याद रखिए। रोज इस चैनल पर आइए, एक महीने अच्छे से पढ़ के देखिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। पॉलिटी के 5000 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 5000 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चन और साइंस के 5000 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यदि आपको एक महीने के अंदर करने हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ये है आपका पॉलिटी का पार्ट 1, जिसमें 5000 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है भारतीय परिसर अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा गठित की गई थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो संविधान सभा की गठन की मांग ये रखी गई थी फैजपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फैजपुर अधिवेशन राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो मूल संविधान प्रस्तावित हुआ था उसमें आपका ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 और मुख्य कमीशनी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। उपरोक्त सभी तरीके से हुआ था संविधान, मूल संविधान के लिए सदस्यों का विभाजन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए थे वो आए थे आपके 208 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 208 प्रतिनिधि राइट आंसर है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 में पुनर्गठन के स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑप्शन नंबर बी 299 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा जो कि पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे 70। ऑप्शन नंबर बी 70 ही प्रतिनिधि आए थे जो पुनर्गठित संविधान सभा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि आए थे? तो देसी रियासतों के तो 70 आपने पढ़ लिया, देसी रियासतों के, और बाकी प्रांतों के 229 सदस्य आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 229 सदस्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिसर में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो आया था वो 10 लाख प्रति व्यक्ति आया था। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा से चुनकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा से राइट आंसर है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक था आपका संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। देसी रियासत थी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बी आर अंबेडकर जी का पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग वालों ने। ऑप्शन नंबर सी।
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहां के? तो संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इनमें से क्या वाक्य सही रहेगा? तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यह सभा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था यह किया गया था आपका संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1946 राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो संविधान सभा का सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था यह आपका दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सच्चिदानंद सिन्हा जी राइट आंसर है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो सबसे पहला सत्र संविधान सभा का हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना? तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कब चुना गया था ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें डेट दी हुई है। तो डेट याद रखना, 11 दिसंबर 1946 की डेट थी। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली सभा स्टार्ट हुई और 11 दिसंबर को इनको अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे आपके वेनेगल नरसिंह राव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर वी.एन. राव जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव या वेनेगल नरसिंह राव जी। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से के.एम. मुंशी जी थे, एन. गोपाल स्वामी आयंगर जी भी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी जी भी थे, एच. बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो संविधान सभा में टोटल 13 समितियां बनी थी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए, तभी तो जाके हमारे देश का संविधान बनता। 13 अलग अलग समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति या मसविदा समिति, इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोपालाचारी अयंगर जी थे, अलादी कृष्ण स्वामी भी थे और बी.आर. अम्बेडकर जी तो अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे, के.एम. मुंशी जी थे और गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। ठीक है, मोहम्मद सदाउल्लाह जी, के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस अधिकार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय ये सहमति और समायोजना के अधिकार से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सहमति और समायोजना का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा राइट आंसर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को ये जो है पारित किया गया था कि हम भारत को एक संविधान देंगे। 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी जी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जुलाई 1947 को जो है अभिकल्पना को सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार जो है मिले थे? तो संविधान सभा के लोग आखिरी बार मिले थे आपके 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को आखिरी बार संविधान सभा के लोग अंतिम बार संविधान सभा आयोजित की गई थी, अंतिम बार मिले थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? जब वो पारित हुआ था तो उस समय जब पारित हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अभी कितने अनुच्छेद हैं? 2022 की बात हो रही है, 2022 में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे। 2 साल 11 माह और 18 दिन टोटल लग गया था संविधान को बनने में, निर्माण होने में। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो संविधान सभा का आविर्भाव हुआ था अंतरकालीन सदन के रूप में 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 राइट है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य।
भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? तो यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से सही कथन आपका है। पहला कथन पढ़ते हैं, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। पहला ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, पहला कथन बिल्कुल सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पहले दिन की जो कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे उन्होंने की थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर B.R. अम्बेडकर जी राइट आंसर है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 राइट आंसर है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो इसको निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 की बात है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उन्होंने बन गया था 26 अंगीकार कर लिया था कब? 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को ही लागू किया गया था संविधान को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। अब हम पता है प्रस्तावना के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जब संविधान निर्माण, बिल्कुल देखिए पॉलिटी मैंने आपको कहां से स्टार्ट करी है, जहां से बिल्कुल स्टार्ट हुआ था संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, उसका जब संविधान बन गया तो प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। हमारे देश का जो प्रमुख है एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहां ऐसा नहीं है कि मोदी जी बन गए तो अगला पीएम उनके बेटे ही बनेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है गवर्नर जनरल। यह अधिकार मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट एक साल बाद, मतलब 1858 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणाओं में कुछ आश्वासन दिए थे। आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरा किया था वो था आपका देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर यहां पर भी देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखना। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1909 राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो था आपका सुधारों का प्रावधान था
प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, प्रांतों में दोहरा शासन राइट आंसर हो जाएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में जो 3 मंत्री थे, ऊपर के तीनों थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैमफोर्ड क्रिस्प। लॉर्ड एमरी ये आपके उसमें नहीं थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लॉर्ड एमरी उसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही नहीं है। भारत की संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो संविधान लागू होने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत को चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, संघीय प्रणाली का सबसे पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता ये 1935 की प्रमुख विशेषता थी, ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय स्वायत्तता। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से यदि प्रतिपादन आप देखेंगे तो यह किया गया था M.N. रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी M.N. रॉय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाह हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्प योजना के तहत ये जो है कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्प योजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत है एक क्या? अच्छा, राज्य मतलब जो है आपका भारत से संसद से है पूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है क्या? तो भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा यह है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश की जो राज्य मैंने आपको बताया संविधान में राज्य का मतलब पूरा सेंट्रल है, ठीक है, संसद है, उसमें सब शामिल हैं। तो राज्य सरकार मतलब हमारे राष्ट्र के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हम। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो गणतंत्र होता है ये आपका राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसको गणतंत्र कहा जाता है, कि किसी का बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा राजा ना बने, लोगों द्वारा चुनकर आए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये वर्ड जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में नहीं है। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, वंशानुगत शासक ये हमारे यहाँ नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। जो राज्याध्यक्ष होगा पीएम का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना यदि आपको याद है कौन सा वर्ड पहले आया है और कौन सा बाद में, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आया है सार्वभौम, उसके बाद सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो सेक्युलर जो वर्ड यूज किया है सभी नागरिकों को उनके धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा गया था आपको बता दें यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एक तो ये सही है, और 42वां संविधान संशोधन था, तो 1 और 3 सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, यह अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के लिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए भारत जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी क्रांति 1912, इसका प्रभाव नहीं झलकता। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श दिए गए हैं वो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया बोला गया है? तो गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता है। गुट निरपेक्ष ये शब्द नहीं जोड़ा गया था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था उसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं उसमें से ये सही है कि देखिए, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये तो गलत है। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए। हाँ, जो ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं ये 1976 में जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं ये कब जोड़े गए थे? 1976 में। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने अपनाया है लोकतांत्रिक गणराज्य को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया है, राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो लोकतंत्र को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और आपका सामाजिक राजतंत्र, इन सभी के रूप में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के संविधान की सर्वोच्च सत्ता ये आपकी निहित है जनता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जनता, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान जो किए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये किए गए हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में ये प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किसमें? तो उनकी आगे व्याख्या की गई है आपके मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श और उद्देश्य जो दिए गए हैं ये मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, प्रस्तावना, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में कहां से पता चलेगी आपको? संविधान लागू कब हुआ था, ये प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो यहाँ पर आपके जो उद्देश्य दिए हैं इसमें से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता, बाकी सभी चीज़ें उद्घोषित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहा गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता ये भारत की जनता में ही निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, भारत की जनता, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 26 नवंबर 1949 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण भी हुआ था और इसी दिन अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? जो अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर को, उसके 2 महीने बाद जो है लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे देश में हमारा संविधान। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य ये जब संविधान लागू हुआ उसके बाद बना। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तभी से बन गया। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के उद्देशिका या प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में
प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1976 राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये प्रस्तावना है हमारी, ठीक है, ये पूरी प्रस्तावना है। जिसको याद नहीं हो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें लास्ट में जैसी प्रस्तावना खत्म होती है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर डैश का अर्थ क्या है, मतलब कौन सी तारीख है? तो जो ये तारीख है जब हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, वो तारीख है आपकी 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था संविधान को। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना में पूजा की समानता, ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। सामाजिक न्याय है प्रस्तावना में, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द नहीं थे प्रस्तावना में जब अंगीकृत किया गया था? तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं ये बाद में जुड़े, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पहले नहीं थे, ये बाद में जुड़े हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो जो परिवर्तन किए गए थे ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र जो वर्ड है, इसके द्वारा वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, क्योंकि प्रजातंत्र है मतलब जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब जनता चुनेगी मतलब वोट होगा, तो प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी मतदान का अधिकार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो भारतीय संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, उसमें से समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी, ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई है आपकी संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, संविधान की प्रस्तावना राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को राइट आंसर हो जाएगा, कहा गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सर्वाधिक व्यापक और लिखित संविधान भारत का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान यदि हम देखेंगे तो ये है आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य, मतलब कठोर और लचीला, नम्य और अनम्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन राइट आंसर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और राज्य से देश स्तर होता है, संविधान में राज्य वर्ड जो यूज किया गया है पूरे देश के लिए यूज किया गया है, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कोई एक कथन सही है।
तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोई एक लाइन सही है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर बी। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन चुनिए। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो बिल्कुल सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये गलत है। मूल कर्तव्य संविधान बनने के समय से शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखता है, ये भी सही। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर संविधान के बारे में राइट आंसर है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कठोर कम लचीला अधिक राइट आंसर है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, ऐसा क्यों? तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि सदन को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में सदन को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं भारत को एकात्मक, भावना के तौर पर एकात्मक दर्शाते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, ये केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण जो हुआ है उससे सिद्ध होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता के द्वारा सरकार चाहे तो चुन सकती है और चाहे तो उसको बदल भी सकती है, प्राप्त है जनता को अधिकार। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 350 से अधिक आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान में कुल टोटल कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर आपकी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पर है आपका संविधान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो हमारे संविधान के वृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान निहित है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अभिवाहक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिवाहक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 18 वर्ष राइट आंसर है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता राइट आंसर है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय की जगह राज्यों का संघ बोला गया भारत को, ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ राइट आंसर है।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता से राइट आंसर है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो वैध प्रभुसत्ता ये संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संविधान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना की गई है ये की गई है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म लिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रांस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? दर्शन नहीं है पूछा गया है, तो साम्यवादी राज्य ये हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कथन ए और आर दो कथन दिए हैं, इनको पढ़िए। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। बातें तो दोनों सही लग रही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर। आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, आर नीचे वाला, क्योंकि ऊपर बोला अर्ध संघात्मक और नीचे बोला संघात्मक, ना ही संघात्मक ना ही एकात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है।